What is the situation when person fails to attain minimum basic needs such as food, clothing, housing, health and education? जब कोई फूड नहीं पा सके, क्लॉथिंग नहीं पा सके, इसके अलावा हेल्थ नहीं पा सके, अभी एजुकेशन भी आ गया, पहले एजुकेशन नहीं था, लेकिन जिसको एजुकेशन नहीं मिलेगी उसको भी पॉवर्टी में रखा जाएगा। सो पॉवर्टी क्या चीज़ है? इट इज ए सिचुएशन, पॉवर्टी इज अ सिचुएशन, ठीक है, वेयर ए पर्सन fails to attain, वो क्या क्या चीज नहीं पा सकता है? fails to attain the minimum basic needs, such as food, clothing, और इसी के साथ रहने के लिए हाउस भी होना चाहिए। हाउसिंग, उसे रहने के लिए सर पर शेल्टर हो। हाउसिंग का मतलब घर टूट करना हो ऐसा नहीं मतलब है, सर पे शेल्टर होनी चाहिए, शाम को रात को सोने के लिए उसको एक छत मिलनी चाहिए, ठीक है नहीं, सर के ऊपर, तो हाउसिंग मिलना चाहिए। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, अगर कोई अपनी इन सब जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, if the person cannot fulfill the bare basic minimum needs, then that person is said to be poor. In India, according to poverty report, 270 million, बुक में कितना लिखा हुआ है चेक करो, 270 मिलियन, कितना? 270 मिलियन, 270। तो इन जो भी है 201112 पॉवर्टी रिपोर्ट जो आई है, ठीक है, 270 मिलियन, इसका मतलब है 27 करोड़ कितने लोग आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब क्या कहा जा सकता है कि वे पुअर हैं, दीज आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। बात समझ आ गई? अभी हम देखेंगे पॉवर्टी लाइन क्या होता है, गरीबी रेखा होती क्या है, ये कैसे डिफाइंड है, गांव में कितना रुपया मिलने पर उसे माना जाएगा कि वो गरीबी है, गरीबी रेखा के नीचे ऊपर हाँ, ये ठीक है ना। तो फिर भी टोटल हमारे यहाँ की बात नहीं करो, टोटल हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़, और उसमें से कितने लोग गरीब हैं? 27 करोड़। these many people are poor, और दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब भारत में ही। ओके, एक ऐसा समय था जबकि 1957 में, ध्यान दीजिए, इंडिया में 1957 में 37% गरीब थे। उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते आए, तो हमने ये गरीबी दैट इज 1990 तक ये 31% कर ली, और 2005 तक ये 22% रही। अब ये कहाँ की बात है बताओ? क्या हमारे यहाँ गरीबी रेखा से हमने लोगों को ऊपर कर दिया है? नाउ पुअर पीपल आर बिकमिंग लेस एंड लेस इन नंबर। नाउ दे मैनेज टू सर्वाइव इन ए मैनेज टू अफोर्ड द बेसिक नीड्स। तो हमारे यहाँ परसेंटेज घटा है ना, जरा ध्यान दीजिए। चाइना में क्या है? चाइना में 1957 में 88.2% गरीब थे, और 2011 में 0.7% गरीब। चाइना में इतने थे, अब इतने ही गरीब रह गए, 1% भी गरीब नहीं। हमारे यहाँ देखो 5% है। अभी देख लेंगे बुक में क्या, अभी 5% दिखाते हैं, ठीक है, तो उसको रिफर कर लिए, बोला 5%, ठीक है, अलग अलग बुक में अपडेट आता रहता है। लेट अस सी, तो टोटल वर्ल्ड में जो जिस समय, अब ये तो हमने यहाँ की बात बता दी, ये यहाँ की है इंडिया की, अब वर्ल्ड की भी देखो। दिस इज इंडिया,
वर्ल्ड में 1957 में 30% गरीब थे और जबकि अभी 2011 में सिर्फ 10% गरीब है। तो वर्ल्ड में भी एक तरीके से क्या वर्ल्ड हमसे ज़्यादा डेवलप कर रहा है? वर्ल्ड इज एबल टू एलिमिनेट पॉवर्टी बेटर देन इंडिया। इंडिया तो एलिमिनेट कर रही, लेकिन इंडिया का एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी रेट इट इज़ वेरी लेस वर्ल्ड में। इसीलिए इसे पॉवर्टी एज ए चैलेंज कहा गया है। पॉवर्टी हमारे लिए कर्ज ही नहीं है, चैलेंज भी है। एंड इट बिकम्स लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू उनको फीड करना, उनको सब कुछ करना, बिकॉज दे कैन नॉट मैनेज, दे आर नॉट वर्किंग वेल इन इकोनॉमिक सेक्टर। वो ठीक से खा नहीं पा रहे हैं। दे आर इन सबसिस्टेंस क्राइसिस, दे कैन नॉट फुलफिल देयर बेयर बेसिक नीड्स। अपनी वो आधारभूत ज़रूरतों को ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो देश के विकास में कैसे योगदान करेंगे? इवन इट इज़ वेरी क्रिटिकल बिकॉज दीज आर वेरी प्रोन टू सम काइंड ऑफ क्राइम्स। ये क्राइम भी कर सकते हैं। दीज आर प्रोन टू स्प्रेड डिसीज। धारावी की झुग्गी झोपड़ी देख लो, वहाँ पर जो है, वहाँ पर कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले उसी जो 2 लाख लोग उस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मुंबई के बीचों बीच में रहते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं? तो इस तरीके से ये चैलेंज हो जाता है। और किसी भी देश को अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसका सबसे पहले काम क्या होना चाहिए? इट शुड एलिमिनेट, इट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया फॉर एनी कंट्री। इफ इट वांट्स टू गेट डेवलप्ड, नो पर्सन इन दैट कंट्री शुड बी बिलो पॉवर्टी लाइन। यही तो है विकसित देश और विकासशील देशों में अंतर। पहले हम अंडर डेवलप्ड कंट्री थे, अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं। वी आर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो अब आगे की बात देखें कि एवरी 4th पर्सन इन इंडिया, यानी अगर हर चौथा व्यक्ति इंडिया में अभी गरीब देखा जाए, इससे देखने से कोई नहीं पता चलता, बट ऐसा लिखा है। तो उसके हिसाब से तो देखा जाए तो हर छठा व्यक्ति गरीब मिलेगा ना। नाउ इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी आर, क्या क्या इश्यूज हैं? इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। हमारे यहाँ वल्नरेबल क्या सिचुएशन है? दैट इज लैंडलेसनेस। लैंडलेसनेस, लोगों के पास जमीन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। साइज ऑफ फैमिली, illiteracy and poor health, malnutrition, child labor and child labor। देखिए, कुछ चीजों के लिए तो गवर्नमेंट ने काम कर दिया, बोला ठीक है तुमको खाना चाहिए तो प्रधानमंत्री ने काम फूड सिक्योरिटी योजना चलाना है। चलो हर एक लोग को 5-5 किलो गेहूँ, 2 किलो चीनी सबको फ्री जाओ, लेते रहो 5 साल तक। मिड डे मील तो बच्चों को दिया जाता है, लेकिन जो लोग हैं ना उनको भी फ्री राशन किया गया है। तो हर एक परिवार में हर व्यक्ति को 5 किलो सीरियल्स हैं, कुछ अनाज है, कुछ न कुछ फ्री दिया जाता है, पैकेज फ्री। ये बहुत बड़ा एक तरीके की योजना है जो भारत में चल रही है। तो इस तरीके से अगर खाना मिल जाएगा किसी को मुफ्त में तो गरीबी से तो ऊपर आ ही जाएगा। अच्छा, आपको क्या इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर भी बांटे जा रहे हैं? क्या इस बात की जानकारी है कि आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है? यानी आपके पास कार्ड है तो किसी अस्पताल में कार्ड दिखा दो, 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा ऑपरेशन और इलाज हो, ये तुम्हारा फ्री हो जाएगा हर साल 5 लाख। ये बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से इसके अलावा क्या गरीब से गरीब को ड्रेस, बुक और गर्ल्स की तो 12 तक की पूरी मुफ्त शिक्षा। आप सिर्फ दाखिला दे दो लड़की को, वहाँ खाना पीना भी दोपहर का खाएगा, अगर वो जम के खा ले तो 2 टाइम खाने की भी जरूरत, रुपये में खा ले अच्छे से, मुफ्त में पढ़े। समझ आएगा कि नहीं? और
बॉयज को 10th तक और गर्ल्स को 12th तक। कितनी, तो इस तरीके से कुछ फैक्टर तो हटा दिए गए, लेकिन क्या हाउसिंग की समस्या हटा पाना आसान है? इसके अलावा द ग्रोथ रेट ऑफ पब्लिक या पॉपुलेशन, इट इज फार मोर देन द एम्प्लॉयमेंट गेटिंग जनरेटेड इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट अगर 10 बढ़ता है तो लोग अगर बढ़ जाए 50, तो ऐसी स्थिति में 40 लोग तो बेरोजगार और पैदा हो गए। तो इसलिए अगर हम इस सिचुएशन को गर्व कर पाने में सक्षम हुए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दूसरी जगहों पर पॉपुलेशन घट रही है, जबकि हमारे यहाँ क्या है, इटली में पिछले 6 महीने से बच्चा नहीं पैदा हुआ। वहाँ द पीपल आर नॉट विलिंग टू प्रोड्यूस एनी चाइल्ड, वो अपने में व्यस्त हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यूरोपियन कंट्रीज में इसीलिए तुम्हें जगह जगह न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा डाइंग इटली, जिस जगह के लोग बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहते हो। और ऐसे में इंडिया की जब पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है तो हमारे लिए चैलेंज तो और भी चैलेंजिंग हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, जितने प्राइमरी स्कूल हैं वो लोगों को किराए पे दे दिए गए हैं सरकार इटली में, क्योंकि वहाँ बच्चे ही नहीं पढ़ने के लिए। यहाँ 10th के ऊपर में बच्चे पढ़ रहे, प्राइमरी स्कूल में कोई पढ़ ही नहीं रहा है। नहीं, चलो तो आगे का देखें। What does it mean by poverty line? अब देखो poverty line क्या होती है, बात नहीं करो। Poverty line is a method to determine कि किसी poverty on the basis of income and consumption level, on the basis of income अगर तुम्हें, जैसे निखिल तुम बहुत अमीर बाप के बेटे हो समझ लो, और तुम 21 ईयर से ऊपर हो, 21 ईयर पे हो गए हो और तुम अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हो क्लब रेस्टोरेंट और बार में जा जाके, लेकिन तुम्हारी 0 कमाई है, तो क्या तुम गरीब माने जाओगे कि अमीर? उसने बता दिया, बोला कि अर्बन एरिया में अगर वो 1000 रुपये नहीं कमा पा रहा तो गरीब है। यहाँ लिखा है, ये लिख के बोला, उसको पढ़ के बोला उसने कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, अगर अंबानी का बेटा कमा नहीं रहा है, वैसे तो उसको कुछ ना कुछ करा ही देगा, कमा ही लेगा, लेकिन अगर कोई कमा नहीं पा रहा है, अर्बन एरिया में रहने वाले को 1000 रुपये महीने कमाना होगा, और जो रूरल एरिया में उसके 840 रुपये, और साथ में उसको खर्च भी करना होगा। अगर आपके मान लीजिए किसी चीज़ को बाइंग कैपेसिटी नहीं तो भी आप गरीबी। तो इस तरीके से पॉवर्टी लाइन किस बेसिस पे डिटरमाइन होती है? हाउ मच यू अर्न एंड हाउ मच यू कंज्यूम, व्हाट इज योर परचेजिंग पावर। बात समझ रहे हैं? उस चीज़ को हम समझने जा रहे हैं। सो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा किस चीज़ पे डिटरमाइन होती है? ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड द कंजम्पशन, कि आप क्या खरीद रहे हो, क्या परचेजिंग पावर है, उसके बेसिस पे क्या डिटरमाइन होता है? पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा। सर अगर लेकिन किसी को 1000 मिल रहा है अर्बन में या रूरल में 840, फिर भी तो गरीब ही होना चाहिए, इनसे कम। चेक करो, गवर्नमेंट थोड़ी चालाक है, समझो इस चीज़ को। देखो जवाब दे दूँ, अच्छा भी तुम्हारा भी अच्छा उत्तर है, वो यहाँ भी बताओ जगह, मतलब हाउ मच यू आर सेंसिबल। देखो किसी चीज़ का उत्तर उसने तुरंत उसे दे दिया कि देखो मयंक जो अदिति पूछ रही है वो इसलिए गरीब हुआ, इसको भी बता दो। नहीं उतना नहीं बोलो, सिर्फ मयंक के लिए। चलो, तो यहाँ पर अर्पित क्या कहना चाहते हैं, इनका भी तो व्यू पॉइंट लो। अर्पित मयंक को बता रहे थे कि अगर वो 1000 रुपये कहाँ पर पा रहा है बताइए, पर मंथ,
यहाँ 840 पा रहा है पर मंथ, तो एक दिन में 30 रुपए पा लिया, 33 रुपीज। 3 से डिवाइड करो, 30 दिन का महीना होता है, तो 1000 में अगर आपने 30 से डिवाइड किया तो कितना आया? 33 रुपीज आ गया। तो भारत में इंदिरा रसोई चल रही, 5 रुपए का सुबह लेके जाए एक सिक्का, मजे से ब्रेकफास्ट करके आए। इंदिरा रसोई जगह जगह चल रही। दोपहर में 12 रुपए का मील, पेट भर के थाली, ठीक है, सब कुछ कर जाए। और शाम को वो देखिए शेल्टर होम चल रहा है, वहाँ पर 1 रुपए का सिक्का दे, सोई मौज की जिंदगी जिए। समझ में है कि नहीं? पूरे भारत में। यहाँ कभी रिक्रूटमेंट हुआ था, तुमने देखा था इस कॉर्नर पर इंदिरा रसोई लगी थी 8-8 रुपए में। तो 8 रुपए में रसोई थी, हम तो घर पे नहीं बनवाते थे, वहीं 8 रुपए का देते थे, सिक्का खा जाते थे। 6 पूड़ी होती थी और आलू की सब्जी, खाओ ना। तो तुम समझ गए ना? तो ये गवर्नमेंट ने बना रखा है, 5 रुपए का सुबह खाना, 12 रुपए का दोपहर, और रात को भी 10 रुपए का। तब भी तुम्हारे पास कुछ पैसे बच जाए, कुछ और भी खा लो, ठीक है। However, it is all theoretical aspect. जो गरीब है वो इधर उधर कहाँ रसोई ढूंढेगा और कहाँ शरण, वो ऐसे शेल्टर होम ढूंढता फिरेगा क्या? जो गरीब है वो तो फुटपाथ पे सो जाएगा, वो इतना कहाँ मैनेज कर पाएगा कि जगह जगह इंदिरा। उसने तो, जो गरीब है उसने आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनाया होगा, उसके पास आधार कार्ड या बेर, अगर ऐसा होगा तो वो तो गरीबी में भुखमरी में मर जाएगा, उसको इतना पता भी नहीं होगा कि ये सब योजनाएं चल रही है, वो उसके पास कौन बताने आएगा, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से। और लेकिन गांव में क्या होता है, इतना खर्च नहीं है, चीज़ें बड़ी आसानी से और सस्ते दामों पे मिल जाती हैं। तो गांव में अगर 840 रुपये एक आदमी कमाना है, हाउएवर इट लुक्स वेरी लेस, जबकि आज हमारे परिवार का खर्च 15,000 में चलता होगा, 3 लोगों का या 4 लोगों का तुम्हारे घर में होंगे, तो कोई कहते कि 1000 ही रुपये कमाए या पिताजी 4 ही 1000 रुपये लेके आए, हम अच्छे से रह लेंगे, क्या ये संभव है? हो तो नहीं सकता। फिर भी ये गवर्नमेंट का मानना है, अगर गवर्नमेंट इसको कह दे कि हर व्यक्ति 5000 कमाए, 5000 में तो एग्री करोगे कि 5000 में चला दे, तो ऐसी स्थिति में हमारी आधी पॉपुलेशन यानी 75 करोड़ इसके नीचे आ जाएगी। और ऐसे में सब लोग कहेंगे अरे मोदी जी ने क्या किया, 75 करोड़ लोग गरीब हो गए, बिल्कुल बेकार सरकार है, हटाओ इसको, फेंको, कांग्रेस को लाओ, पंजाब। तो अब मोदी जी थ्योरेटिकली क्या करना चाहते हैं, उनका बस चले तो 1000 की जगह 700 कर दें। कहते भाई जो आज से देखो 700 से जो ऊपर कमा रहे सब अमीर, सब अमीर। देखो उससे बोलेंगे पॉवर्टी रिपोर्ट निकालो जरा, तो अब मोदी जी निकलवाएंगे, अब ये जो तुम कितना कमाती हो, वो कहेंगे 900 रुपये, अमीर अमीर, यू 750, अमीर, सब अमीर हो गए। तो अभी तक गरीब थे, इनको पता ही नहीं चला ये कब अमीर हो गए, मालूम ही नहीं चला, लेकिन मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया। अब ऐसे में वो कहेंगे नाउ वी आर हैविंग ओनली 7 करोड़ गरीब, तो लोग कहेंगे वाह मोदी जी आपने कमाल कर दिया, सिर्फ इतने लोग। हाँ, मैंने 27 करोड़ थे और इसमें से 20 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, और यूएन में जाके बोलेंगे सी इंडिया इज डेवलपिंग एंड वी हैव टेकन आउट 20 करोड़ पीपल अबव पॉवर्टी लाइन। हाउ इंडिया इज डेवलपिंग? इट इज ड्यू टू वी। और यहाँ के लोगों में भी उनकी फिजा उतर जाए, गरीबों को पता ही नहीं वो कब अमीर हो, ये दोनों अमीर हो चुके हैं। समझ आई बात कि नहीं? तो समझ आए ना, इसमें पॉलिटिक्स तो है। अब आगे देखें, जैसे यहाँ पर ये कहा गया है, however the criteria differs from country to country. In USA the person who is not owning a car is a poor. जिसके पास कार नहीं है वो गरीब। लेकिन इंडिया में जो 1000 रुपए नहीं कमाता वो गरीब। तो फिर क्राइटेरिया बदल गया ना। Now, poverty line is a method to determine poverty on the basis of income level and consumption. See, this is imaginary poverty line. If it is minimum level, okay, this is minimum level. If somebody is earning above it, तो उसे क्या कहेंगे बोलो?
उसको कहेंगे अबव पॉवर्टी लाइन, तो अबव पॉवर्टी लाइन, और इसके नीचे क्या कहा जाएगा, दैट इज नोन एज बिलो पॉवर्टी लाइन। अब देखो चलिए वो चीज तो हो गया, आगे का जस्मिता और कौन कौन है, जस्टिन प्रद्युमन जस्मिता, जस्टिन, मदन, मान्या, आरक्षण टुडे। प्रद्युमन प्रद्युमन इंद्रजीत प्रद्युम्न, इंद्रजीत। ओके, सो इसके नीचे तो क्या कहा जाएगा, बिलो, बिलो पॉवर्टी सर आपने पॉवर्टी लाइन को मिनिमम क्या बताया? इट इज द मिनिमम लेवल। इसके नीचे जो है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी कमा रहा है, अब यहाँ मान लीजिए इसको मैंने कह दिया रूरल और इसको क्या कह दिया, अर्बन। तो रूरल में इसकी ये लेवल क्या है, यहाँ लिखो 1000 रुपए पर मंथ पर पर्सन, और यहाँ क्या लिखोगे 840 रुपीज पर मंथ। तो कोई पूछे हम तो सर हम तो 1200 कमा रहे हैं रूरल में, हाँ हाँ अमीर हो, फिर कहोगे नहीं हम तो 12000 कमा रहे हैं, अरे वो मिनिमम लेवल है, सब तुम अमीर हो जाओ अमीर, ये मिनिमम लेवल है। इसके ऊपर कहेंगे बार बार ना पूछो, जो इसके ऊपर है सब अमीर, और जिसके नीचे वो सब कुछ। दोनों बात समझ आ गई। ऐसे अर्बन में कितना हुआ 140, हाँ 16 की 60, और डेटा देख लेना, डेटा थोड़ा सा इधर उधर 816 लिख लो। बोलो सर अगर कोई पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा कमाता है और वो अमीर है तो सर उसको टैक्स देना पड़ेगा? टैक्स की ऐसा नहीं है, दैट मीन्स नॉट पुअर। जैसे एक होता है कि लोअर क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास। क्लास अलग अलग है, मिडिल में दो आती है, लोअर मिडिल, अपर मिडिल। सीधा अमीर और रिच और पुअर का सिस्टम नहीं है, मिडिल क्लास का ही बहुत बड़ा तबका यहाँ से आता है। फिर जब उसके बाद जिसके पास 100 करोड़ रुपए हो जाएगा तब उसे कहोगे यूनिकॉर्न। भारत में 100 यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न समझा ना, 100 करोड़ जिसके पास है, 1 अरब हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। और सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न हर ईयर इंडिया ही बनाता है। इंडिया इतना डेवलप हो रहा है कि सबसे ज्यादा हर साल नए नए यूनिकॉर्न पैदा हो जाते हैं। अब देखो दैट इज ही, देयर इज ऑल्सो अदर नीड। ये तो अर्निंग की हमने बात कर दी। इन विलेज या रूरल एरिया कैलोरी ऑफ फूड्स, अगर जिसको 2400 कैलोरी फूड नहीं मिल पाता है तो वो गरीब है। और इन अर्बन एरिया में जिसको 2100 नहीं मिल पाता वो गरीब। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। तो बात समझा गई? अब ये देखो कुछ चीजें समझो तो हम आपको आगे बताएं।
पहले तो ये समझो कैलोरी क्या होता है। 1 ग्राम इतना पानी लो, इसमें जितना पानी भरता हो, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें पानी भर लो, तो इसको कहेंगे 1 ग्राम पानी ले लो और इसको गर्म करो। अब इसका टेम्परेचर राइज करो 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री, एक ही डिग्री तो बढ़ाया। इसके लिए जितनी हीट देनी पड़ी तुमको, तो उसे क्या कहेंगे बोलो? 1 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 ग्राम वाटर टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं हिमांशी? 4.18 जूल। कितना होगा? समझ आएगी बात? आप कहेंगे गांव वाले को कितना चाहिए बोलो? 2400 कैलोरी, और इसको कितना चाहिए? 2100। अब व्योम ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया। क्यों उठाया? एक बड़ी बात है। तो ये किसके लिए चाहिए बोलो? रूरल। और ये क्या है? मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट। व्योम का क्या कहना था इस मामले में? व्योम का कहना है सर, जो फूड कैलोरी की बात की गई है वो किलो कैलोरी में मेजर की जाती है। कैलोरी बहुत छोटी क्वांटिटी है। 2100 में तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही हम लोग 40 किलो के हैं, और उसको 36 तक या है ना 37 डिग्री तक मेंटेन करना, उसमें तो बहुत एनर्जी लग जाएगी। और 2100 कैलोरी में हम क्या कर पाएंगे अगर पूरे दिन में हम इतनी खाएंगे? तो वास्तव में व्योम सही थे। इन्होंने कहा सर फूड कैलोरी तो 1 किलो कैलोरी होती है। वास्तव में जब मैं कैलोरी की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें इसे क्या समझ लेना चाहिए? किलो कैलोरी। लेकिन एक सबसे किलो बुलवाओ, कहेंगे किलो भी बुलवा रहे हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए हैं, तो लोगों को ज़्यादा नहीं बुलवा सकते ना। तो वास्तव में इन जनरल उसे जब आप कैलोरी कह रहे हो या उसको फूड कैलोरी कह रहे हो। किलो कैलोरी अगर तुम्हें किलो बोलने में टेक्निकल वर्ड लगता है तो जनरल आदमी उसे क्या बोलेगा? फूड कैलोरी। सो 1 फूड कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। बात समझाई? तो जब मैं ये कह रहा हूं कि 2400, देखो अदिति, इसको व्योम कई तरीके से बोल रहे हैं 2400 किलो कैलोरी, या वो कई बार इनसे आप सुनोगी तो 2400 फूड कैलोरी। यही अर्पित भी बता रहा था उसको मयंक को कि सर मयंक के जो पूछ रहे हैं ये 2400 फूड कैलोरी की बात हो रही है। तो इन्होंने पूछा मयंक ने फिर इसका मतलब ये कितने कैलोरी हुआ? तो अर्पित ने मयंक को बताया फिर इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये कैलोरी बन गया। 24 में और अगर जूल में बदलना है तो इतना और मल्टीप्लाई करो तो जूल बदल जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? कभी भी ये धीमे भी बात करें, आप लोग ध्यान से सुनो अर्पित क्या बोल रहा है, आप लोग ऐसे ही इंटेलेक्चुअल हो जाओगे। तो अब देखो फूड रिक्वायरमेंट, हाउ मच इज द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है, द कैलोरी नीड्स वेरी, किस पर वेरी करती है? डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स, टाइप ऑफ वर्क, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। मान लीजिए अगर हम देखें तो जो मेल है वो 6 रोटी खाएगा तो फीमेल 4 ही रोटी खाएगी, क्योंकि उसे बाहर जाके हो सकता है खोमचा लगाना हो या बोझा ढोना हो तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, मेहनत का भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और एज, छोटे बच्चों को आते ही घर में जाएंगे तो शेक और प्रोटीन शेक और सब तैयार रहेगा, भी जाओगी घर में 5:30 बजे। तो जो छोटे बच्चे, जबकि अगर बूढ़े लोग हैं तो उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है 2 रोटी। तो इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन एज। जो ग्रोइंग पीरियड में उनको ज़्यादा चाहिए। इसी तरीके से सेक्स में हमने बता दिया, मेल फीमेल में मेल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। टाइप ऑफ वर्क, जो एक ऑफिस में काम करेगा हो सकता है दैट पर्सन इज़ वेल कंटेंटेड, बहुत संतुष्ट होगा, तो दिन में 2 कॉफ़ी भी पी लेगा तो वो काम करता रहे, नहीं होगा।
और लेकिन गांव में रहने पे तो उसको 8-10 रोटी चाहिए। तुम्हारे यहाँ भी कभी मजदूर काम करने आया होगा लेबर, तो वो 10 रोटी लाता है खाने के लिए कम से कम, और खा जाएगा तुम्हारे सामने। आया होगा ना कभी वाइट वॉशिंग करने के लिए, खूब अच्छे से खाना लाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क। अर्बन की कम है, अर्बन वाले का काम सब ऑफिस का है, लेकिन जो रूरल है उनका बहुत परिश्रमी जीवन होता है, छोटे छोटे काम के लिए ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, मैनुअल वर्क ज़्यादा है। सो दैट्स वाई इट इज़ लेस इंजीनियस। जबकि यहाँ पर क्या, इट इज़ ऑल इंजीनियर्ड, और इट इज़ ऑल कैसा होता है, सोफिस्टिकेटेड। और मैं हमारा सारा यहाँ तो मशीन ही कर रही है काम। तो अब देखो, दैट्स वाई इन रूरल एरिया, देखो, द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट, कैलोरी का मतलब आप फूड कैलोरी से ही समझिए, ठीक है। इन इंडिया फॉर रूरल एरिया is 2400। फूड कैलोरीज लिख दोगे तब भी तुम्हारा चल जाएगा, कैलोरीज पर पर्सन पर डे। एंड फॉर अर्बन एरिया इट इज 2100 फूड कैलोरीज पर पर्सन पर डे। बात हो गई। अब देखें, डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, हाँ बोलो, क्या क्या निर्धनता की बीमाएं? Yes, बहुत अच्छा। That it means poverty कैसे कैसे हो सकती है? Poverty means hunger and lack of shelter। अगर कोई हंगरी है तो माना जाएगा, lack of shelter। अगर कोई ऐसे फुटपाथ पे सो रहा है तो समझो ऐसा नहीं है कि वो अमीर है लेकिन खुली हवा में सोने के लिए आया इसलिए फुटपाथ पे सो रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो गरीब ही समझो उसको, है ना। अमीर थोड़ी आएगा कि चलो हवा में सो जाए। तो लैक ऑफ शेल्टर है तो गरीब ही है। इफ ए पर्सन इज नॉट एबल to send children to school, and forces his child to do child labor, तो भी करिए। forces it to child labor, वो गरीब हो सकता है। 14 साल से कम के बच्चों से वो काम लेगा तो गरीब होगा। लैक ऑफ पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल यानी पेय जल की अगर कहीं कमी है, इधर उधर से गंदा पानी ले रहा है, पोर्टेबल या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और सैनिटेशन, सैनिटेशन की कमी। अब जो चाइना का फिलोसफर था डायोनिसीस, वो तो कचरा बिन के बगल ही सोया करता था, कहता था उससे क्या है, तो भगवान का होता। उसके पीछे लाखों लोग उसके चरणों में पड़े। डायोनिसीस कितनी बड़ी बड़ी बुक लिखी, लेकिन हर कोई तो डायोनिसीस नहीं होता, ठीक है। अगर आप कचरा बिन के पास सोओगे तो आपको डिजीज हो जाएगी, डायोनिसीस तो बन नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट इज लैक ऑफ रेगुलर जॉब। to minimum decent level।
डिसेंट लेवल का जॉब भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रैग पिकर बन गए बोल रहे हो कि हमें तो जॉब मिल गया, ऐसा नहीं चलेगा। लोग रैग नहीं खाते हैं इधर उधर से। तो अच्छा जॉब होना चाहिए। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। ओके, आगे देखते हैं। ये तो हम लोगों ने फूड के बारे में देख लिया। तो लेट अस इंट्रोस्पेक्ट अबाउट द पॉवर्टी लाइन। अब अपने बुक की टेबल 3.1 निकालो। तो दैट इज एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। वैसे मैंने थोड़े बहुत रफ डेटा दे दिए हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है वो ये देखो। 1993 टू 94 चेक करो। दैट इज let us see this. Poverty has challenged Sun Life India. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया की पॉवर्टी लाइन की, तो रूरल एरिया में इंडिया की पॉवर्टी लाइन है 816 रुपीज और अर्बन एरिया में इंडिया की पॉवर्टी लाइन है 1000 रुपीज। मीन्स अगर कोई रूरल एरिया में रहता है और वो आप तो यहाँ पर देखें कि हम बात करने वाले मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट एरिया के लोगों को ज़्यादा इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। अब दोस्तों आप इस डाटा को देखो, इससे हमें इस डेटा को देखो, इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि पॉवर्टी रेशो 93-94 में कितना था बताओ? 50.1। और बाद में कितना हो गया? लेट अस सी। ठीक है, तो ओके तो इसमें दिखाया गया है कि बुक में भी आपके दिया होगा, तो रूरल में गरीबी ज़्यादा थी 93-94 में कि अर्बन में? शहर में ज़्यादा गरीबी थी कि गांव में? रूरल में। अच्छा आगे चलो, इसके बाद टोटल तो हमारे यहाँ 44% इनका एवरेज निकाल दिया गया, फिर उसके बाद नंबर में भी दिखा दिया गया। 2004 आते आते शहरीकरण बढ़ने लग गया, तो शहरों में जो गरीबी 50% थी ये रूरल में, वो कितनी हो गई? 41% हो सकता है कि तब तक हरित क्रांति और ग्रीन रेवोल्यूशन और येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, कई तरीके से रेवोल्यूशन हुए। तो व्हाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध क्रांति भी हुई गुजरात में, तो उससे रूरल एरिया में गरीबी कम हुई और अर्बन में भी गरीबी कम हुई, लेकिन रूरल में ज़्यादा तेजी से गरीबी कम हुई, 9% खत्म हो गई, जबकि अर्बन में कितने परसेंट खत्म हुई? 6%, चलो 5-6% हुई। फिर उसके बाद 12 तक आते आते ये चीज़ रूरल में बहुत तेजी से खत्म हुई और यहाँ भी तेजी से खत्म हुई। लेकिन तुमको ये बात मालूम है क्या कि 2014 में मोदी सरकार आई और हर मंच पे वो यही बोलती है हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। वास्तव में वो जो पॉवर्टी लाइन है ना, उसको ही मैनिपुलेट किया हुआ। समझ आई बात कि नहीं? थोड़ा डेवलपमेंट भी हुआ, ऐसा नहीं है। इंडिया में 3rd इकोनॉमिक लार्जेस्ट स्टेट है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी आई हैं हमारे यहाँ, बाढ़ आ गई और उसकी वजह से बहुत सारे रोजगार का उदय हुआ, तभी तो हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो अगर किसी देश में स्टेबिलिटी होती है, एक ही गवर्नमेंट बार बार आती है, तो लोगों की पॉलिसी क्लियर होती है, लोगों को पता रहता है कि भाई ये गवर्नमेंट फेवरेट है और हमें इसके काम अच्छे लगते हैं, चलो यहीं पर अब बस जाओ। मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? दूसरे अमीर देशों से, डेवलप्ड कंट्री से आती हैं, तो अगर वो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी तो क्या यहाँ के लोगों में रोजगार नहीं मिलेगा? वो यहीं से बना कर यहाँ से लोगों से आलू लेती हैं और उससे जो मैकडॉनल्ड्स का बड़ा है, आलू बड़ा नहीं होता जो बर्गर में भरा जाता है, वो यहीं बनाती हैं, यहीं फ्रोजन करती है और यहाँ से 60 कंट्रीज को निर्यात करती है। आलू इतना चीप है, तो बोलो यहाँ के आलू की अच्छी उनको कीमत मिलेगी ना। तो जो यहाँ पोटैटो सबसे सस्ता है, उस पोटैटो से बर्गर या वो जो चिप्स, वो जो फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज वो बनते हैं,
वो सब बनाकर वो फ्रोजन ही बटता है, दैट इज यूरोपियन फूड करके बटेगा। उसी में आप देखोगे 100 रुपए के 10 बर्गर आ जाते हैं, सिर्फ टिक्की टिक्की, उसको सिर्फ ऐसे ही तवे पे तल कर और बर्गर में लगा के। सब जगह पूरे यूरोप में सप्लाई हो रहा है। इंडिया में भी ये जो ये पीछे चला रहा है ना एक बर्गर, द बर्गर किंग, उससे बात करने के बाद पता चली वो यूरोपियन वाले स्टाइल से हो गए, ताकि उसको नेट में देखने से और पता चले। सही है। आगे देखो, तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया बताओ कि रूरल और अर्बन में इनका ये सब डेटा है। सो वी आर एश्योर्ड दैट आवर पुअर, जो नंबर ऑफ पुअर पीपल है वो धीरे धीरे घट रहा है, दो आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। यद्यपि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन गरीबों की संख्या में तो कमी हो रही है। आप ये समझो कि आजकल वो जो गरीब भी है कह रहा है कि QR कोड में पे कर दो, उसके पास फोन है, उसको चाहिए नहीं हाथ में। आप कहोगे हमारे पास छुट्टा नहीं, तो फोन निकाल के बोलेगा QR कोड में पैसा दे दो 2 रुपए। तो जो सबके पास जो बेयर मिनिमम नीड्स है वो हैं। ज़्यादातर लोगों के पास आप देखो सब आराम से सब कुछ हो जाता है, नहीं हो जाता है। चलिए, सो लेट अस मूव अहेड कि 1993 में इसी डेटा में देखो हमारे यहाँ 45% गरीबी थी। 45% क्या थे बताओ पुअर? वहाँ देखो, बताओ 2004-5 में कितने पुअर रहेगा? 37%। और आगे बोलो 2011-12 में दैट इज 22%। अब ये देखो, अब मैं देखता हूं estimated percentage of poor persons in India now currently. सर 2009-2010 का भी है। हम्म, सर 2009-2010 का भी है। 9-10 का भी है। यस सर, 30%। कहाँ भी है? हाँ ये भी है, तो वो भी लिख सकते हैं। ये देखो, अब अभी का देखो, वास्तव में ये बिल्कुल अपडेटेड डेटा है। तो इससे क्या पता चल रहा है तुमको? नाउ द हाउ मच इज द पुअर परसेंटेज, पॉवर्टी का देखो कम हो गई कि नहीं? सो 2024 23-24 तक हमारे यहाँ क्या रहा होगा? तो 2023-24 का है, तो इसका मतलब है कि गरीबी हमारे यहाँ तेजी से घट रही है। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस आर एश्योर्ड दैट इंडिया विल सून एंटर इनटू डेवलप्ड कंट्रीज। तो उनका जो ग्रुप है उसमें अगर इस तरीके से कम हो रही तो हम बड़ी तेजी से कर रहे हैं। कहाँ इतने सालों में इतनी, हमने इतनी कर रहा। ओके, आगे का देखें। सो देखिए, there are certain vulnerable groups which who may soon enter below poverty line. मान लीजिए यहाँ पर किसी को कफ, कोल्ड या इन्फ्लुएंजा होती है तो कुछ लोग वल्नरेबल हैं। सब लोग हो सकता है कुछ गांव के हों, बढ़िया खा पी के आए हों, घी पीते हैं, तो उनको कुछ नहीं होगा कफ कोल्ड में। लेकिन किसी एक के छींक देने से किसी एक को उसका इन्फ्लुएंजा, जो क्योंकि कंटेजियस डिसीज है ना, वो पकड़ लेगी। What does it mean by some persons are vulnerable to disease? बोलो, हंसने से क्या होगा? बोलो आंसर। हाँ, that means they are prone to catch or likely to get diseased. यही बात है नहीं? गलत पढ़ाई करे तो बता दिया करो, हंसा मत करो, हम ठीक कर लेंगे। पढ़े लिखे समाज की आती है। अब देखो, और कोई सेंटेंस बोलना चाहिए थी क्या? आई नहीं ना, वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप का क्या मतलब है? Those groups who are not probably to become poor
हमारे यहाँ का एक डिप्राइव्ड सेक्शन, तुमको ये बात मालूम है, जो ऐसे लोग हैं जिनको क्या कहा जाता है, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है कि नहीं, दे आर नॉट गेटिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि वो बहुत पहले से बिल्कुल रिमोट हो चुके हैं, उनका एजुकेशन नहीं है, तो इसलिए उनको एक्सेस नहीं मिल पा रहा होगा। वैसे तो रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया है, वैसे एवरीथिंग इज ओपन फॉर ऑल। अब उन्होंने एजुकेशन नहीं पाई, जैसे कोई गरीब है तो गरीब को एजुकेशन नहीं मिली तो हो सकता है उसके अपने कंस्ट्रेंट्स होंगे, गरीबी होगी, इसकी वजह से बन ही नहीं पाए एजुकेटेड, तो कुछ तो गवर्नमेंट उसे धीरे धीरे ऊपर ला रही है, ठीक है। सो वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं, दोज ग्रुप्स या दोज ग्रुप्स इन सोसाइटी विच आर मार्जिनलाइज्ड, जो तुम्हारी बुक में भी हाशिया होता है, ये हाशिया, इसको मार्जिन कहते हो कि नहीं, और जो हाशिए के इधर रख दिए जाएं, दीज आर मार्जिनलाइज्ड, ये मार्जिन है, हु आर मार्जिनलाइज्ड एंड मोस्ट probably become poor in future if government does not take appropriate steps। उनको अगर उससे उठाने का काम नहीं किया तो आदिवासी लोग क्या हैं, बन ही सकते हैं। एंड if does not take proper steps, मेरा कहने का मतलब है कि जब तुम यहाँ से जयपुर जाओगे तो रास्ते में तुमको बहुत सारे भील मिलेंगे, और भील टोकरी में रख रख के शरीफे बेच रहे हैं, सीताफल जिसको कहते हैं, छोटे छोटे होते नहीं, दीपावली में है ना, तो अब उसको वो बेच रहे हैं। अगर सब लोग कहें कि भाई हमें ब्लिंकिट से और अमेजन से ही सामान खरीदना है, तो क्या वे लोग वो उतने अपडेटेड है, वो भीड़, क्या वो अमेजन से ट्राई कर पाएंगे कि अमेजन मेरा शरीफा बेच दो या सीताफल बेच दो। सो एट सर्टेन टाइम पीपल विल गेट हैबिचुएटेड और लिंक्ड विद मल्टीनेशनल कंपनीज एंड दीज विल बी स्लोली एलिमिनेटेड एंड विल बी प्रोन और वल्नरेबल टू बिकम अल्टीमेटली पुअर। अगर धीरे धीरे ऐसे ही देख लो तुम जा करके सरदारपुर है कहीं पर, लोगों का बिजनेस खत्म हो रहा है क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा, जो बिल्कुल ही इंटरनेट या टेली कम्युनिकेशन से लिंक्ड नहीं है इंटरनेट से, तो वो धीरे धीरे वॉश आउट हो जाएंगे और वो गरीबी देखेंगे क्योंकि वो उसके साथ चल नहीं रहे। सो दीज ग्रुप्स आर वल्नरेबल। कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और भी जो हो, ठीक है, ये चीज़ है। और इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या एग्रीकल्चर लेबर भी हो सकता है। ऐसा क्यों होगा आदित्य, बताओ जरा। एग्रीकल्चर में जो लेबर होते हैं अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर नहीं, उनका व्हाई दे आर प्रोन टू बिकम पुअर, बोलो। एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर, ये बोल रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहा है, सब उसमें कंबाइन ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर सब आ गए हैं। अब एक थ्रेशर जो 100 लोगों का काम करेगा तो इन लेबर्स का क्या होगा। सेकेंडरी सेक्टर में जा रहे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे वो मॉडर्नाइज हो गया है। अब खेती के लिए उतने लोगों की जरूरत नहीं है, बैल ही नहीं बचे। अब गाँव में तुम जाओगे सबके पास ट्रैक्टर है, पहले बैल हुआ करते थे। तो इस तरीके से ऐसी स्थिति में जो काम 10 लोग करते थे वो एक ही कर रहा है, तो एग्रीकल्चर लेबर का क्या फेट है, उनका क्या फ्यूचर है, दे अल्टीमेटली विल गेट पुअर। इसके अलावा कैजुअल लेबर जानती हो, वो यहाँ रत्नाडा पे चले जाओ, सुबह बैठ जाते हैं 100 लोग, ठीक है, उन 700 रुपये 800 रुपये दाढ़ी, पूछो यहाँ पुताई करने वाला कौन है, तो सब दौड़ के आएंगे तुम्हारे पास, हमें ले जाओ बाबू, हमें ले जाओ, 700 रुपये पूरा दिन काम करना। समझ में आई बात कि नहीं। रत्नाडा में जाओ, सुबह बैठते हैं, वो 10 बजे तक बैठे रहेंगे, और उसमें से आधे लोगों को तो लोग हायर करके ले आते हैं, जिसको जिसको घर का काम है सब वो लोग जाते हैं वहीं पे सब लोग, और आधे फिर भी चले जाते हैं, वो उस दिन भूखे ही रहते हैं। इवन हम भी एक लेबर को पकड़ के लाए भाई पासिंग के लिए, 700 रुपये हमने तय किया, तो 700 रुपये में तय किया, वो आ गया, आधे घंटे तो उसने काम किया, बोला बापू जो 700 रुपये उसमें से 100 रुपये हमको दे दो। ने कहा नहीं पूरा काम करो तब देंगे। बोला 2.5 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत
पेट में दर्द हो रहा, थोड़ा खा लें किसी तरीके से तो हम आगे का काम कर पाए। समझो उसको 2 दिन से काम नहीं मिला तो खाना नहीं खाया, अच्छी हालत नहीं है। कैजुअल लेबर समझ गए ना? तो कैजुअल लेबर आगे देखो, जो डेली बेसिस के काम करते हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं? कैजुअल लेबर। हाउएवर इन इंडिया ऑल्सो देयर इज इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, ठीक है, इन डेटा ऑफ पॉवर्टी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसे कौन से 2 स्टेट हैं जो पुअरेस्ट इन इंडिया हैं? बिहार और ठीक है, उड़ीसा, वो भी ठीक है, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। सो लेट अस सी, चलो लेट अस सी। भारत में भी समान रूप से नहीं है इंटर स्टेट ये जो पॉवर्टी है। पिछली क्लास में तुमको ये बता दिया था कि हम और सिंगापुर एक साथ आजाद हुए थे। हमारे यहाँ 15,000 रुपये महीने की सेल हो गई ना लोगों की एवरेज इनकम, और वही सिंगापुर 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। तो लोगों में जिस डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा हुआ, वीडियो भी दिखा देते हैं ना, तो भी लोगों में पीपल एंड रिसोर्सेज। चलो सो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। हिमांशी, तुम इंटर स्टेट डिस्पैरिटी से क्या समझती हो? इसका अर्थ बताओ, बोलो स्नेहा, विष्णोई, हाँ बोलो क्यों? Difference in rate of poverty in between states. यस, दैट इज, ये जो पॉवर्टी में डिस्पैरिटी होती है उसको क्या कहेंगे? द प्रपोर्शन ऑफ पीपल, प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल। सर अगर कोई एजुकेटेड तो वो उसको भी इंटरस्टेट डिस्पैरिटी कह सकते हैं। पुअर जो भी हो, अगर वो पुअर है तो पुअर है, एजुकेटेड हो गया वो तो उसकी लाइन बना दी गई है। एजुकेटेड हो गया वो तो अलग अलग तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट इसका एक फैक्टर है। अनएम्प्लॉयमेंट एक चीज है, वो पिछले चैप्टर पढ़ ली, वो तो इसका एक फैक्टर है, जो 6 फैक्टर्स। मतलब इंटरस्टेट डिस्पैरिटी मतलब दूसरी स्टेट की प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। कोई अमीर स्टेट है और कोई गरीब स्टेट है। वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। सो पुअर पीपल कहाँ पर होंगे? द मोस्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन स्टेट कौन कौन से हैं? जहाँ गरीबी सबसे ज्यादा है। स्ट्रिकन states, that is बिहार एंड ओडिशा। कभी आप लोग पंजाब गए? पंजाब में जो झाड़ू लगाने वाला होगा ना, उसका भी चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे राजकुमार अभी अभी महल से निकल के जाएगी। वहाँ का गरीब, पानी की कमी है या ऐसा है, वहाँ खाद्यान्न का हरित क्रांति आ गई, इंदिरा नहर योजना चल गई व्यास नदी से। व्यास नदी है ना पंजाब में, तो वहाँ से ऐसा निकली। तो आप देखिए कि कहीं कहीं गरीबी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसी ऐसी योजनाएं चली। और गुजरात में कौन सा रिवोल्यूशन चला? दैट इज व्हाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध क्रांति, अमूल दूध पूरे भारत में फैल गया। सहकारी कोऑपरेटिव लिमिटेड है ना अमूल दूध का, वहाँ ये चल गया। इसी तरीके से केरला ने सबसे ज़्यादा एमएनसी को सर्विसेज दी टर्सरी सेक्टर में, इतना एजुकेशन दिया, उसके लोग जगह जगह यूएई, जगह वहाँ मॉडर्न आबादी ज़्यादा है, यूएई, सऊदी अरब, कहाँ कहाँ सब भेज के इंजीनियर अपने यहाँ के लोग अमीर कर लिए, वहाँ से पैसा भर के आता है। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने अपने आप को गरीबी से कैसे उबारा? लोगों को फ्री फूड सब्सिडी 2 रुपए किलो। चंद्रबाबू नायडू ने, है ना, चावल दे करके कोई गरीब रहा ही नहीं। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे अलग अलग स्टेट ने कैसे अपनी पॉलिसी से लोगों को गरीबी से ऊपर किया, और यही दोनों क्यों पिछड़ गए। ठीक है, इन्होंने सारा चारा खा डाला बिहार में, लालू ने।
चालू कैसे हुआ? एंड दैट इज मोस्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन स्टेट कौन कौन से हैं, या मोस्ट पॉवर्टी सफरर स्टेट्स। अगर स्ट्रिकन नहीं लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? सफरर स्टेट। एंड स्टेट विच केम आउट ऑफ पॉवर्टी। अभी भी देखो पिछली ही बारिश में थोड़ा करप्शन का भी योगदान होता है, थोड़ा बैड पॉलिसीज का। बिहार में ही 12 पुल टूट गए इसी बार। क्या स्थिति, कितना भ्रष्टाचार होगा ना। एक पुल तो तीसरी बार टूटा, वो जब जब बना फिर टूट रहा है। इतना खराब मटेरियल है, कोई कुछ करने वाला नहीं। तो दैट इज कौन कौन से स्टेट हैं? केरला, उसने अपने आप को निकाला। वेस्ट बंगाल, अभी हम लोग देखेंगे। वेस्ट बंगाल की कहानी किसी को मालूम है? केरला की तो मैंने बता दी, किसी को मालूम है तो मुझे बता दो। आंध्र प्रदेश, एक बार जरा हिमांशी से पूछें कि ठीक से सुनती भी है कि नहीं। आंध्र प्रदेश ने गरीबी से कैसे अपने आप को बाहर निकाला? नोट करने पे ही तुम्हारा ध्यान ज्यादा है, बोलो। जस्ट देखना है कि कैसे ये लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं। हाँ बोलो। तुम तो हर चीज बहुत ध्यान से सुन रहे हो। चंद्रबाबू नायडू ने 2 रुपए किलो चावल सब्सिडी पर अभी बताया, सुनो भी ना कि आंसर जवाब दे सको। नहीं, वहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी है। ये इसमें चंद्रबाबू नायडू की कौन सी है? टीडीपी ही है। वेस्ट कम्युनिस्ट तो ज्योति बसु बहुत पहले चले गए, अभी तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस ही है। ठीक है, फिर भी उसने अपने आप को निकाला। लेट अस सी हाउ दे आर। गुजरात का बता सकोगे तो फिर किस लिए पढ़ रही हो? गुजरात का बताओ। व्हाइट रेवोल्यूशन। पंजाब में क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन। केरला में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? बिना बताए कुछ नहीं सीख सकोगी, गलती बताओ, बोलो। स्नेहा विष्णु, हाँ? एजुकेशन कहाँ? आंध्र में कहाँ? कुछ नहीं, तो केरला में हुआ था। दैट इज आंध्र में क्या हुआ? बोलो। 2 रुपए किलो चावल दिए। अभी तो 3 बार बता दिया। आंध्र में क्या हुआ? हाँ, बताया करो ना। इंटेलिजेंट बच्चे आंसर देते हैं। आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बताओगे हो? महाराष्ट्र में से कॉटन इंडस्ट्री की ये ठीक कह रहे हैं। कॉटन इंडस्ट्री से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संघ, जबरदस्त। लोगों ने मिल के 10 लोग मिलकर, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, सबने पैसा जमा किया, कुछ खोल लिया, अगले ग्रुप पर कोऑपरेटिव सोसाइटी 10-10 लोग मिलकर अपना ऐसे ही चलता। ओके, अभी हम सब दिखाएंगे। और इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात। वैसे तो भारत में 28 स्टेट्स हैं, लेकिन इन 6 स्टेट्स ने अपने आप को बाहर निकाल लिया है और इन 2 स्टेट्स ने अपने आप को बिल्कुल गरीबी में रखा हुआ। और सब स्टेट्स एवरेज हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन ये चमत्कारी स्टेट्स हैं 6। साउथ में लेट अस सी हाउ दे ओवरकम द पॉवर्टी। लेट अस सी। कर्नाटक नहीं आएगा उसमें इंडस्ट्री कर कुछ नहीं, अभी इतने ही हैं जो ये बुक में देख के बताओ। जो बुक का ये वही देखेंगे, अपने मन से नहीं लिखेंगे। बुक में दिया है अगर कर्नाटक तो दिखाओ। अब बुक के डेटा पर चल रहा है, यही लिखे होंगे बुक में, देखो। चलो लेट अस सी। ओके, so the reasons of poverty reduction, how these states reduce poverty, कैसे ये came out from poverty. So let us see the reasons. पंजाब एंड हरियाणा हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो गई, तो
इन हरियाणा का भी नाम आएगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। इट इज एट्रीब्यूटेड, किसकी वजह से, इसका श्रेय किसे जाता है, ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, इन केरला जो केरला है उसमें कम्युनिस्ट शासन है, ठीक है। गवर्नमेंट invested money in सर्विस एजुकेशन, किसमें पैसा ज्यादा लगाया, एजुकेशन। एंड वहाँ की जो पॉपुलेशन है इट इज हाईली इन्वॉल्व इन टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र में वो कार्य करेगी। इट्स पॉपुलेशन और ज्यादातर अब्रोड है, इज वर्किंग इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में काम कर रही है। सबको उसने इतना ज्यादा पढ़ा लिखा दिया वहां की सरकार ने, मुफ्त शिक्षा दे देकर। अब देखिए, वेस्ट बंगाल हैज रिड्यूस्ड पॉवर्टी बाय इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स, बाय लैंड रिफॉर्म्स। सो लैंड रिफॉर्म्स का क्या मतलब है कि वहां पर जो कल्टीवेशन है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है। जब वहाँ चावल की खेती होती ना, तो चावल की खेती में ही वो लोग जो पानी 2 महीने भरा रहता है उसमें रोहू, कटला, मृगाल, हिलसा सब डाल देते हैं। 2 महीने मछली पालन हो जाता है, मछली अलग की, चावल उधर होगा, मछली के साथ चावल खाया। ये 2 महीने पानी भरा है, हर एक का खेत तालाब भी हो गया, उसको जाने की जरूरत है, मीठे पानी की मछलियां वहाँ उगा रहे हैं। और इस तरीके से ये इसको लैंड रिफॉर्म करा, ये एक नया तरीका। सो बाय लैंड रिफॉर्म वेस्ट बंगाल ओवरकेम पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल ओवरकेम पॉवर्टी। Okay, Andhra Pradesh and Tamil Nadu has PDS scheme. Andhra Pradesh PDS scheme क्या है मैम? ओवर बुक में लिखा है, देख के ही बोल दो ऐसे। जब बुक है तुम्हारे सामने वहीं पे मालूम है हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, सब चीज हेडिंग वाइज चल रहा है। ओवरकेम पॉवर्टी बाय पीडीएस स्कीम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोलो मैम। हाँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, तो बताया ना 2-2 रुपए किलो चावल दिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, तो उन्होंने ऐसा किया, they had distributed food grains at cheaper rate. गुजरात एंड महाराष्ट्र, उन्होंने क्या किया, बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो जो गुजरात एंड महाराष्ट्र, इन्होंने क्या किया बताइए, दे इम्प्रूव्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी रोड बना दी, सब कुछ। और बोला एमएनसी से, मल्टीनेशनल कंपनी से, मैकडोनल्ड्स, आईए, वॉच कंपनी, एचएमटी, जो बाहर की थी ना सारी कंपनी, अच्छी सड़कें अच्छी दी। बोला हम आपको 5 साल तक फ्री जमीन देंगे, कोई किराया नहीं लेंगे, ऐसा करेंगे, सब आ गई, लोगों को रोजगार मिल गया। तो अगर आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और तुम
24 घंटे बिजली दे पाते हो तो एमएनसी आ जाएगी। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, यूपी है, बिहार है, वहाँ 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो कौन एमएनसी आई? सही है। टाटा गई भी थी, टाटा मोटर्स का तुमको मालूम है, रतन टाटा। तो रतन टाटा वहाँ गए थे पश्चिम बंगाल में, वहाँ उन्होंने नैनो चलाई। नैनो बोले हमने एक बड़ी यूनिट लगा दी थी नैनो की। तो वहाँ पर वहाँ के सब वर्कर्स बोले हम काम ना कर बे, हम वो बैठे रहते थे, काम ही नहीं करते। तो ममता ने बोला हमारे लेबर काम ना कर बे। उनको रातों रात वहाँ से भागना पड़ा अपनी, और वहाँ नैनो ठप भी हो गई, उसी वजह से ठप हुई। तो अगर एक कोई कहीं की स्टेट गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी लेके आती है तो एमएनसी हो चाहे इंडियन कोई भी कंपनी हो, उसका फ़ायदा होगा, बिजनेस में सबका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है तो कोई रहना चाहेगा? तो इसलिए पॉलिसी के ऊपर तो गुजरात और महाराष्ट्र ने क्या किया बताइए? दे इम्प्रूव्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, दे इन्वेस्टेड। किस पे इन्वेस्ट किया? आधारभूत सुविधाओं पर उन्होंने, ढांचे पर, हर एक चीज़, रोड अच्छी हो, बिजली अच्छी हो, हर चीज़ अच्छी कर दी। तो उससे क्या होगा? अगर रोड अच्छी होगी, गांव गांव का लेबर तुम्हारे पास आ जाए। रेलवे नेटवर्क कर दो, तुमको लेबर की कमी ही नहीं रहेगी। महाराष्ट्र में यहाँ से सामान उठाया, वहाँ से लेबर उठाया, सब उठा के बना के बेच दिया। ये चीज़ है, ठीक है। इम्प्रूव्ड, वर्क ऑन। तो वहाँ पर उससे तुम जाओगे कि बोलेंगे हाँ, तुम सिर्फ ट्रेन में ही बैठ जाओ, गुजरात वाली ट्रेन में, कहेंगे अब बड़े अच्छे से बात करेंगे गुजराती, हमारे यहाँ तो सभी बहुत अच्छे कर रहे हैं, एक ही खराब निकल गया नालायक, वो पुलिस सुपरिंटेंडेंट। जो उनके यहाँ नालायक है वो पुलिस सुपरिंटेंडेंट। मतलब उनकी अमीरी का स्तर देखो, पुलिस सुपरिंटेंडेंट को वो गया गुजरात का, और सब अभी अरबपति करोड़पति। ये चीज, और वहाँ वही बिहार हो, कहेंगे वो तो बड़ा लायक निकल गया, वो तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट। तो उस पोस्ट को दूसरा स्टेट कैसा देख रहा है, यहाँ पे कैसा देख रहा है, तो समझ में आ गई ना बात? गुजरात में इतना ज़्यादा इनका जो पैसा है, दे आर मनी मेकर्स। वो लोग अपने यहाँ काम ही नहीं करते हैं, वो ट्रेडिंग, जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो सब कहाँ के हैं? दीज आर गुजराती, दे आर हाई मैनिपुलेटर। वो बात में कभी हॉट टॉक भी नहीं करेंगे। वो एक तरीके से अगर आप देखोगे, जो हाईली इवॉल्व बिजनेसमैन हैं वो गुजरात के और राजस्थान के जो मारवाड़ क्षेत्र, जहाँ आप इस समय रह रही हैं ना, ये मारवाड़ क्षेत्र, तो मारवाड़ी लोग और गुजराती लोग ये भारत के सबसे अच्छे बिजनेसमैन हैं जो वर्ल्ड वाइड जाके काम करते हैं। तो इस वजह से महाराष्ट्र भी इसीलिए अमीर हुआ है क्योंकि गुजराती लोग जा जाके वहाँ पर अच्छी अच्छी कंपनी बनाए। गुजरात से उनका सीधा लिंक है, सूरत और उसके बीच का सारा रास्ता जो है द्रुतगामी रेलों की वजह से उनके बीच की समयावधि कम हो चुकी है। सो वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसी इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इन सब पे काम किया। एंड ऑल्सो वर्क ऑन सर्विस सेक्टर। इस तरीके से क्या हिमांशी आप मुझे बताएंगे भारत के दो सबसे पुअरेस्ट स्टेट कौन कौन से हैं? ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 2000 में 2000 में पॉवर्टी लाइन वाला व्यक्ति निष्ठा कितना कमाता था रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, जरा बताओ। तो जिससे तुम्हें कंपैरिजन मिल सके। सो देखिए इन 2000, अभी तो बढ़ गया है, द पर्सन
पॉवर्टी लाइन किसके लिए फिक्स की गई थी? पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एरिया वाज फिक्स्ड एट, जो कि बाद में बढ़ा के 816 रुपए कर दी गई है, ₹328। एंड फॉर अर्बन एरिया यानी 10 रुपए दिन का कमा रहा है तो भी अमीर है। बस अब देखो 30 से डिवाइड करो तो पता ही चल जाएगा ना क्या होगा, है ना। एंड 300 होता है। एंड फॉर अर्बन, लेकिन 10 रुपए में कुछ होता भी है। अर्बन एरिया इट इज ₹454। अब देखिए, the poverty line is estimated periodically by conducting sample survey by NSSO। फुल फॉर्म बताओ इसे प्लानिंग की। तो सर हिला देती हो, बोलो। बुक सामने खुली जब भी नहीं बताया, थोड़ा बताया करो। हाँ व्योम, आदित्य, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सही है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो दैट इज नेशनल है ये, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज NSSO कलेक्ट्स। ये हर साल क्या करता है बताइए? collects every 5 years, on every 5 year samples periodically का मतलब है कि every 5 years पे वो ऐसा करेगा। एंड इस तरीके से, एंड ऑन दैट बेसिस द नंबर ऑफ पर्सन्स बिलो पॉवर्टी लाइन्स आर असेस्ड। कि हर साल होता है। मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पिछली बार कब सर्वे किया गया था? 2011-12 में, तुम्हारी बुक में लिखा है ना, 2011-12 के बाद ये किया गया होगा 17 में, 17 के बाद 22 में किया गया होगा। जो हम लोग अभी देखे थे ना 4 to 4.5% था क्या, वो 2022 का रहा होगा। कितना था? 4 to 4.5 4.5% ना, 4.5 to 5%। ये था ना, तो वो 2022 का रहा, क्योंकि 11-12, फिर 11-12 के बाद फिर 5 साल और करो, फिर कब लिया गया होगा? 17-18 में क्या हुआ होगा, और फिर उसके बाद 23-24 ना, 23। सही है। चलो, कहने का मतलब है कि द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कितने पे सेट की गई है? एट $1 पर पर्सन पर डे। अगर एक व्यक्ति एक दिन में विश्व में 80 रुपए कमा रहा है, $1 की कितनी कीमत है? $1.9 कर दिया है। तो चलो अभी रिवाइज हो गया। नाउ इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन एग्जिस्टेंस exist as ₹1.9 per person per day। अब जरा देखो, ये तो तुम्हें इंटरनेशनल बता दी, हम इससे बहुत नीचे हैं। हम 33 रुपीज यानी $0.3, $1/3 ना, 30 सेंट्स पे हैं। जरा हम अमेरिका की पॉवर्टी लाइन देखें, वो कितने पे? वो इससे बहुत ऊंचे एग्जिस्ट करती होगी। सर आपने रुपीस भी लगाया, आपने डॉलर भी लगाया। मैं उसको ठीक कर दूंगा, हम उसे डॉलर कर देंगे। पॉवर्टी लाइन ऑफ USA, देखो ये कितने पे चल रही है? ये $13 कितना है पर पर्सन पर डे? $13.5 नहीं, अरे 13,590, ये तो बहुत ही ज्यादा है। ये कितने की होगी? चाहिए पर मंथ होगी क्या? 8 लाख के आसपास।
हाँ? 8 पर lakh मंथली होगी ये तो कुछ लिखा ही नहीं। almost Poverty guideline, ठीक है। बिलो पोवर्टी ये देख लें 30,000 पर ईयर है, वो कितना था 30 पर ईयर पर मंथ होगा। तो आपने देख लिया ना कि 13,590 इतना होना चाहिए कुछ, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा है। $1 तो या 1.9 से तो बहुत ज़्यादा है ना। अगर हम इसे मान लें, उसने अभी जो दूसरा वाला इंटरनेट है उसमें बोला 30,000 रुपये पर ईयर, तो पर मंथ कितना हुआ बोलो $30,000। ये तो दैट इज डॉलर हो गया ना। ये देखो तो 30,000 इंटरनेट पर डिवाइड करो तो 2,5 इतना डॉलर पर मंथ। तो इससे कितनी ऊंची है ये, लेकिन पर डे ना, पर डे तो हम ये पर मंथ कर रहे हैं। अब इसको और 30 से डिवाइड करो तो करीब 83 तो हो गया, तब भी काफी बड़ी है। चलो नाउ ये तो बात हो गई कि सब देशों ने अपनी अपनी पॉवर्टी लाइन बना रखी है। हम तभी सफल होंगे जब हम हमारे यहाँ का हर व्यक्ति $1.9 से ऊपर कमाने लग जाए, तब भी हम कह रहे तुम तो गरीब हो। अभी तो हम इससे बहुत नीचे हैं, हम तो 33 रुपए वाले को अमीर कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से जो काफ़ी नीचे है। इतना तो कमाने वाले हमारे अमीर बोले जाते हैं। तो हम डेवलप्ड कंट्री कब बनेंगे जब हमारे यहाँ लोग पर डे 10-10 से $20-20 कमाएं, तब भी हम उन्हें गरीब कहें। सही है। इंग्लैंड में रहने वाला व्यक्ति जिसके पास एक घर कंट्री साइड में, एक अर्बन साइड में और एक सी शोर में ना हो, वो गरीब कहलाता है। यानी 3 घर नहीं है, पुअर पर्सन ये होता है। हाँ समझो क्या क्या स्केल बना रखे। बोले तुम्हारे पास सी शोर में ही घर नहीं है, तो बोलो जब ईयर एंड में मजा करने कहाँ जाओगे, गरीब बोल दिया। तो देयर आर द वेरियस फैक्टर्स। अब देखो, although the percentage of people living under poverty in the earlier 2 decades, ठीक है, ये बात है, we have a significant reduction in the poor people। अभी हमारी जो poverty लाइन है, जैसे आपके बताए 27 करोड़ या 270 मिलियन पहुंच गई है, लेकिन शुरू में हमारी जो पॉपुलेशन पॉवर्टी, जबकि हमारे देश की 36 करोड़ की जनसंख्या थी, उसमें 32 करोड़ गरीब थे, और अब 150 में केवल 27 करोड़ ही है। तो आप प्रपोर्शन देखो, इट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। ओके, नाउ दैट इज व्हाट। अब देखो 2 चीज तुमसे पूछी जा रही है, व्हाट आर द सोशल ग्रुप्स वल्नरेबल टू पॉवर्टी एंड व्हाट आर द इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। इसी से तुम्हारी इंटेलिजेंस की परीक्षा हो जाएगी। बोलो, अभी पढ़ा दिया थोड़ी देर पहले, बच्चों को बताना है, सोचो हमने कब पढ़ा है। बोलो क्यों, जो हमने 4 एग्जाम्पल्स बताए थे वल्नरेबल के, उसमें सोशल ग्रुप्स भी हैं और इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं। आप मुझे बता दीजिए व्हाट आर द सोशल ग्रुप्स विच आर वल्नरेबल। हाँ सर, सोशल ग्रुप में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और इकोनॉमिक ग्रुप में कैजुअल लेबर और सर और एग्रीकल्चर। सही, पूरी बात है ना, इस चीज़ को लिखो। सोशल ग्रुप्स ऐसे कौन से सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति संवेदनशील हैं, और ऐसे कौन से आर्थिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति संवेदनशील हैं। तो अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ये ऐसे सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति संवेदनशील हैं, और दूसरी तरफ जो खेती के मजदूर और साथ ही दिहाड़ी मजदूर, वे ऐसे आर्थिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति संवेदनशील हैं। बस यही चीज आपसे पूछी, समझ आ गई बात ना। देखो
शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब आर। हर्षिता सेंटेंस पूरा करो। बता ही नहीं रहे, आप बोलो। ये सुनी समझ ही नहीं पा रहे कि 9th क्लास में चल क्या था। हाँ, सोशल विच आर वल्नरेबल। अब अगला लाइन है सीता बोलवा, वल्नरेबल टू पॉवर्टी। हाँ, अब अगली लाइन कंटिन्यूएशन बोलो। ये समझ ही नहीं पाए। कैजुअल लेबर एंड वो सोशल होते हैं क्या? उनमें क्या सोसाइटी, वो तो इकोनॉमिक क्लास हुई ना। एग्रीकल्चर लेबर आर इकोनॉमिक ग्रुप्स। ये सोशल ग्रुप्स है, वो कैसे हैं? ग्रुप्स vulnerable to poverty। चलिए आगे की बात करें। सो what is the global poverty trend and where is the steeper decline seen globally? निखिल, ग्लोबल ट्रेंड क्या है? सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट या फास्टेस्ट डिक्लाइन कहाँ हुआ? बोलो। वो 88.2 थी, ये 0.7% या जो भी आपके बुक में लिखा हो, तो बहुत ज़्यादा ही हो गई। तो इस तरीके से सिंगापुर का भी देखो नाम आएगा तो बताएंगे, जैसा बुक में दिया वैसा ही करेंगे। सो इट इज ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड क्या है? ट्रेंड, ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड देखो, here it is substantial reduction in China and Southeast Asian countries। so चाइना में क्या हुआ है? in China reduction in poverty। डेटा आप बता दो बुक से, क्योंकि हमारा डेटा आपसे मैच नहीं कर रहा, हमारी बुक्स भी पुरानी। reduction of poverty is steeper। बुक से देख के बताओ क्या है। देखना तो ग्राफ से देख के बता दो ना, ईयर और परसेंटेज देख के बता दो क्या है। देखो ग्लोबल पॉवर्टी है, इसमें कुछ लिखा, ये लिखा तो है। तो चाइना में कितने पे था? 81 में 88.3% था, और 0.6 लिखा है, 0.6% 19 में हो गया। ग्राफ के अलावा भी तो लिखा है। कितने में बोलो हिमांशी? 2000 कितने में? 1900 स्टीपर। In 1981 poverty of China कितनी थी? Was 88.3%। अगला बोलो, बताओ भाई। And in 2008 it became 0.6% है। देखो हाँ, 2019 इनकी बुक नहीं है। यस सर। 2008 में 0.7 लिखा, उसके बाद तो तुम्हारे में 19 का लिखा है। 14.7 है। 14.7 सबकी अलग अलग बुक है। परसेंट इन 2008। हाँ, अच्छा अच्छा। परसेंट इन 2008। ओके ओके। 2019 में कितनी हो गई? 2019 में 0.6%। ये तो बहुत ज़्यादा ये डिक्रीज है। हाउएवर आप ये देखो ना कि आप कहाँ पर आ रहे हैं, तो ये देखिए। सो यू आर, ये जितना रीजन है ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन है। इसे क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट एशियन रीजन।
वैसे एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसे ही तो एशियन कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, तो हम ही इंडिया में। हाउ एवर इन अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशन दिस पॉवर्टी डिक्लाइन इज नॉट सो स्टेप, हमारे यहाँ भी हुआ, लेकिन क्या उतनी तेजी से हुआ है? तो हाउ एवर द डिक्लाइन इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन सर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कम हुआ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट is not so fast। मेरा कहने का मतलब है कि इन अदर, तुमको ये मालूम है व्योम कि चाइना इतना अमीर कैसे हो गया है? चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बोलो। सर वहाँ पर कम्युनिस्ट रूल था, माओ जेडोंग का, तो सर उन्होंने एमएनसी बहुत ही, और एक और भी बात हुई वहाँ पर, यहाँ से सब जगह सिल्क रूट था। सिल्क रूट का मतलब सबसे पहले सिल्क कहाँ बना मलबरी से? चाइना में। तो चाइना से जब सब जगह सिल्क जाता था तो लोग वहाँ गोल्ड और इसके सिल्वर के कॉइन देते थे यूरोपियन कंट्रीज, हाँ मिंटेड कॉइन्स। जैसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1550 में सी रूट डेवलप किया, ऐसे आया तो उसने सी रूट डेवलप किया, फिर यहाँ से इधर भी गया, तो चाइना ने बोला कि हम सी रूट से नहीं भेजेंगे अपना सिल्क, हम किससे भेजेंगे? लैंड रूट से। लेकिन ये रूट ऐसा था कि इंग्लैंड से अब भारत, 8th की बुक में पढ़ा होगा, 6 महीने में ही आया जा सकता था। उसके बाद जब पनामा कैनाल खुल गई तो वहीं से फिर अब 3 महीने में, है ना, सुएज कैनाल, वो पनामा तो उधर, सुएज कैनाल खुली तो 3 महीने में, 3 हफ्ते में आया जाने लगा। और नहीं तो पहले जब यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आता था तो 6 महीने पहले वहाँ डिप्लॉय होता था, 6 महीने पहले चलता था। और जैसे ही ये सुएज कैनाल खुली 3 हफ्ते पहले ही डिप्लॉय होता था, 3 हफ्ते में आने लग गया। लेकिन चाइना ने कभी भी सी रूट से अपना माल कहीं नहीं भेजा, और इस वजह से चाइना कभी कोलोनाइज नहीं हुआ। तुमको पता होगा यहाँ से अंग्रेज आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ असम में अहोम जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी? उससे वो 30 साल लड़ते रहे, अहोम से जीत ही नहीं सके। ये 7th में तुमने पढ़ा है, जनजातियों का पढ़ा है ना। तो इस वजह से वो चाइना में कभी कब्जा ही नहीं कर सके, और इस वजह से उधर कोलोनाइज नहीं कर सके। और सिल्क रूट के बाद उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, बोला जितना माल आ गया रखो अपने पास, अब किसी से लेना देना नहीं, और अंदर ही अंदर वो सेल्फ कंटेंटेड होके अपने आप में संतुष्ट होकर के बढ़ता गया। इसलिए चाइना अमीर हो गया। बोलो बात समझे? उसके नाम पे, जबकि उसी रूट से भारत के मसाले जा रहे हैं, भारत का कॉटन जा रहा है, लेकिन सिल्क इतना जा रहा था कि नाम पड़ गया सिल्क रूट। समझे? सिल्क इतना जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन 10th में भी आएगा, ये बात तुमको पता चले। तो हम उतना नहीं डेवलप हो पाए जितना चाइना डेवलप हो पाए। ठीक है, चाइना में अभी भी जो लेबर है वो चीपेस्ट, दे आर डूइंग वेरी फास्ट। तुम लोगों ने यूट्यूब में वीडियो तो देखे होंगे ना, चाइनीज कितना फास्ट कोई काम करते हैं। सो उनकी जो हैंड स्किल्स है इट इज वेरी फास्ट। अब देखिए, सारी दुनिया में जो एमएनसी है वो कहाँ है? बोलो। यूएसए, फ्रांस, जर्मनी। जो नेशनल वो कंपनी, वहाँ ड्राइंग होती है, चौक और होता है प्लान, ऐसी कार बनाएंगे, ऐसी घड़ी बनाएंगे, ऐसी बाइक, वहाँ पर ड्राइंग बनती है। ड्राइंग के बाद कंपोनेंट कहाँ बनने जाते हैं? चाइना। समझो इस चीज को। ये चीज क्या है बताओ? दिस इज, ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा? बोलो। MNC, यहाँ ड्राइंग बनेगी। इसके बाद ये अपना माल कहाँ भेज देंगे? वास्तव में ये जो चीज यहाँ है वो ग्लोब में यहाँ भी है, तो यहाँ से कहाँ भेज देंगे? चाइना। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से इसमें भेज देंगे। ठीक है, अटलांटिक ओशन के थ्रू भेजेंगे, पैसिफिक ओशन के थ्रू भेजेंगे। यहाँ जब चाइना कहाँ है? बोलो। ये चाइना में बन जाएगा, तो उसके बाद ये यहाँ भेजेंगे यूरोप असेंबली के लिए। यहाँ पार्ट्स बनेंगे, यहाँ क्या होगा? बोलो। असेंबल होगा, और यही सबसे हाईएस्ट प्राइस है। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ असेंबली बहुत स्किल्ड होती है। अब जब उसके बाद जब तुम फ़ोन करोगे, चाहे तुम इंडोनेशिया में हो, चाहे फिलीपींस में हो, चाहे फिजी में, तुम फ़ोन करोगे, सर मेरी वॉशिंग मशीन में दिक्कत आ गई है, तो तुम्हारा कॉल सेंटर इंडिया है। पूरी दुनिया का कॉल सेंटर इंडिया है। किसी से पूछो कहाँ काम करते हो? कॉल सेंटर। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे अच्छे इंजीनियर पाए जाते हैं। इंडिया सर्विस सेक्टर का,
तो यहाँ से किसी भी चीज़ का सलूशन या उसकी जो भी होती है ना डेटा, इन सब का इंडिया में होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? यहीं से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो तुमने देखा कंपोनेंट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ बोलो? चाइना में। उसकी इंजीनियरिंग और ड्राइंग कहाँ बनी? यूएसए में, ठीक है। उसके बाद असेंबली कहाँ हुई? ये यूरोप में, इंडिया में नहीं होती, इंडिया में। और वहीं से सब जगह डिलीवरी हुई। लेकिन जब फॉल्ट हुआ, रेक्टिफिकेशन या रिपेयर, तो फोन कहाँ आया? इंडिया में सबसे ज्यादा। यहाँ के लोग रात में भी काम करने को तैयार है काल से, जबकि और जगह के लोग ये नहीं। और जगह के लोग, और जगह आप जैसे देख लो फिनलैंड, यहाँ के लोग, उसने कहा कि हम लोग पर्याप्त अमीर हो चुके हैं, 2.5 घंटा पर डे काम कर लीजिए। ये हफ्ते में 5 दिन करना है, 12 घंटे कर लो, एक ही दिन कर लो, 6 दिन आराम करो। इतने अमीर, और टैक्स वैक्स मत देना, उन्होंने बोल दिया वो तो हम पर्याप्त अमीर है, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। यहाँ से काम दिया जा सकता। बात समझ आ गई? तो साउथ ईस्ट एशिया, अदर जो हम कंट्रीज हैं, बहुत सारे और कंट्रीज है, तुमको दिख रहा होगा, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इसी तरीके से श्रीलंका है, फिलीपींस है, और मलेशिया है, ये सब है, इंडोनेशिया, ये सारे। तो ये सब इतने नहीं हो पाए, सिंगापुर तो हो गया है। ओके, अगला देखो कि नाउ इन सब सहारन अफ्रीका, तो फिर अफ्रीका के क्या हाल है? ये तो तुमने साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, समझ में आ गई बात? लेट अस सी अबाउट अफ्रीका। ये है सहारा, सहारा डेजर्ट है, इसके नीचे का जो एरिया है इसे कहते हैं सब सहारन रीजन। क्या कहेंगे? सब सहारन रीजन। क्योंकि सहारा में तो कुछ जंगली जानवर ही पाए जाएंगे, हाथी, शेर। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा सब सहारन रीजन में? देयर विल बी नाउ इन सब सहारन रीजन पॉवर्टी रोज 41% टू 46%। जरा ध्यान दो, 41% से कितनी बढ़ गई है? यहाँ गरीबी बढ़ी। तुम ऐसा समझो कि अफ्रीका के लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, ये आदिवासी हैं, और इनका एक्सप्लॉइटेशन किया है। किसने एक्सप्लॉइटेशन किया है? इन लोगों ने जो कॉलोनीज बनाई थी ना, फ्रेंच कॉलोनी है, डच कॉलोनी है, इसी तरीके से स्पेनिश है, सब लोगों ने इसको बांटा है। यहाँ बैठे थे सब लोग वियना में, और ये वहाँ तुम देखो अफ्रीका का मैप देखा है, सब लाइन लाइन बनी है। एक लाइन खींची, स्पेन ये तुम्हारा, इधर ये मेरा, इधर ये तुम्हारा, लाइन खींच खींच के बांटा। और उसी में यहाँ के लोग इस पे राज कर रहे हैं। और वहाँ पर ये लोग क्या करते जानते हो? यहीं पर सोने की खाने, डायमंड की सबसे बड़ी, सब कुछ नेचर, ये जो समझिए नेचुरल रिसोर्सेस कहाँ है, ये लोग ड्रिल करते हैं, चीज़ें निकालते हैं, और जो धोते हैं गंदा पानी वहीं के नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज में ही डाल देते हैं। सब चीज़ की जब रिफाइनिंग होती है ना, तो पानी गंदा निकलता है कि नहीं फैक्ट्री से, उसी पानी को पीकर यहीं के लोगों को स्किन कैंसर होता है, सफ़ेद दाग चकत्ते पड़ते हैं, लोग हर साल मर रहे हैं। लेकिन जब वहाँ के लोग स्लोगन लेके निकलते हैं तो नेता जाता है उनके पास कि आप लोग यहाँ से हटाइए, ले जाइए, उसको इतना मोटा पैसा दे देते हैं, यू प्लीज सिट। फिर बुरी तरीके से शोषण हो रहा है। आप देख लो सोमालिया, कांगो, सब जगह यूएन नेशंस में हमारे भारतीय लोग, कई आपके फादर लोग भी गए होंगे, कुछ के कांगो रिटर्न होंगे, कुछ वहाँ भुखमरी, सोमालिया, इन सब में ऐसी हालत है। कौन उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है? सिविल वार है, मवेशी के लिए गोली मार देते हैं, सबके हाथ में बंदूक रहती है। अगर कांगो चले जाओ, एक वक्त का खाना दो, वो 3 दिन तुम्हारे यहाँ बिना बोले पूरा काम करे, ऐसा एक टाइम का। साउथ अफ्रीका में तो सारे देश सब कुछ एक साथ मिलकर गवर्नमेंट लगाते हैं। तो वो एक जोहान्सबर्ग है, एक छोटा सा है, बस उतनी जगह ही जो हो गया डेवलपमेंट। लेकिन हम जब पूरे सब सहारन रीजन की बात कर रहे हैं तो कहीं पर क्लैशेस, ये इस्लामिक क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं। इधर के रीजन में सब क्या है? उग्रवादी दल, आपने देखा नाइजीरिया, इन सब में बहुत आतंकवादी संगठन है। और कहीं कहीं तो वहाँ के लोकल ग्रुप्स ने लेवल उठा लिया कि मवेशी मिले तो उसके मालिक को गोली मार के उसका मवेशी कैटल ले जाओ, भेड़ ले जाओ, और फिर शाम को उसका शोरबा बना के पियो। वो लोग उसको पकाते हैं और उसका पानी शोरबा पीते हैं, 3 दिन में एक बार खाते हैं। हम यहाँ दिन में 3 बार खाते हैं।
उनसे बोलो तो वो यकीन ही नहीं करते, कहते तुम एक दिन में 3 बार खा लेते हो, हम तो 3 दिन में एक बार खाते। ये हालत है। बात समझ आ गई? हाँ सर साउथ अफ्रीका का सब साधारण रीजन में हाँ वो तो उधर पोस्ट बहुत अच्छा क्या सर, वो तो लेकिन साउथ में है। सब सहारन, सहारा के अलावा जो चीज बच गई वो सब सहारन, इट इज ऑल सब सहारन। देखो इसको तुम्हें दिखाना, सब सहारन रीजन पहले देखो फिर आगे की बात। सो ये देखिए दैट इज, ये देखो तब आगे की बात। उनको रीजन पूरा दिखा दें तब पता चले। ये देखो और वेरिएबल कुक हो गया। ये देखो सब साधारण रीजन आ गया। अब ये देखो ये लैटिन अमेरिका है, ये भी देख लो, लैटिन अमेरिका भी देख लो। तो अभी हम इसकी बात करेंगे, तुम्हारी बुक में दिया है, बोलो इसकी 10% थी पॉवर्टी और अभी कितनी रह गई? अभी और भी कम हो गई होगी ना लैटिन अमेरिका। तो अभी देखो यहाँ के लोग सांवले होते हैं, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सहारा रीजन। अब दोस्तों एक कंट्री है जिसका नाम है चाइना। इसके अंदर पॉवर्टी रिडक्शन बहुत ही रैपिडली हुआ है। 1981 में चाइना के अंदर 88.3% लोग गरीब थे और 2008 आते आते ये आंकड़ा घटकर हो गया 14.7%। और जब 2015 आई तो मात्र 0.7% लोग गरीब थे चाइना के अंदर। मतलब देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुंच गई चाइना, मतलब इतना ज्यादा पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है चाइना के अंदर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। है ना क्या, मतलब अंदर 88 आई तो उसमें मात्र करीब 10 सालों में 10% रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी के। बट यहाँ तो ये कह रहा है कि 10%। तुम्हारी बुक में क्या कह रहा है, क्या बढ़ी कि घटी? चेक करो सब साधारण रीजन में क्या घटी है। ये कहाँ से डेटा आ गया इसके? दिखाओ। 41 ये तो नहीं है कहीं भी डेटा, 51% बुक का ही लिया जाएगा तो 10% घट गई ना। कितने से कितनी हो गई? 51 टू, ये भी बुक हमारी बहुत पुरानी है, दैट इज 51 टू 41 ना, 50.2%। तो घट गई है। चलिए तो अब और चीज देखें, इन सब सहारन रीजन द पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 51% टू 41% विद इन 10 ईयर ना। सो इन तो सब सहारन तुमने देख लिया ना, वही है सहारा मरुस्थल छोड़ दो, ये तो गल्फ कंट्रीज हैं, इनको थोड़ी ना दो। हाँ सहारन रीजन पॉवर्टी और लैटिन अमेरिका का इसका क्या हाल चाल है बोलो? 51% जो कि 2005 में थी टू 41% इन 2015। बोलो, बोलने में क्या जा रहा है? बुक में लिखा तुम बोलना है बस, नहीं बोलो। चलो देखें, और किसी को मालूम है तो बोलो। 10 से 4.4 2005 से 2018। So poverty has declined from 10% to 4%। सही है, बट इंडिया में अभी पूरी तरीके से तो डिक्लाइन नहीं हुई है। आगे देखिए। सो अब देखें कि भारत में पॉवर्टी वाइड स्प्रेड क्यों है? भारत में गरीबी का कारण क्या है? कोई तो कारण होगा ना। वाई द पॉवर्टी इन इंडिया इज वाइड स्प्रेड। हमारे लिए अभी ये चैलेंज क्यों बना है? इंदिरा गांधी 3 बार गरीबी हटाओ का नारा दे के जीत गई और गरीबी नहीं हटी ना। देखिए इन इंडिया that is poverty is widespread due to following reason। आयुष एक रीजन बताओ जो तुम समझते हो जिसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी नहीं जा रही है।
एक रीजन बताओ, बहुत कॉमन रीजन है, बता लो, बोलो। करप्शन। पॉपुलेशन भी हो सकता है ना, और Unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट। सो दैट इज सम इज दैट इज लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल। इसके पहले हमारे पास बहुत पैसा था, लेकिन हमसे रॉ मटेरियल ले गए सब ब्रिटिशर्स, और हमको वहाँ से प्रिपेयर्ड मटेरियल बेचा कई गुना दामों। 2 रुपए की कॉटन लेते थे तो 200 रुपए की शर्ट देते। तो इससे हमारा सारा मनी ड्रेन आउट हो गया, और वही रूलर भी थे, वही हम पर टैक्स भी लगाते थे, कोई वो ट्रेडर्स नहीं थे, तो उन्हीं का ही सब चलता था। ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल, तो उपनिवेशवाद की वजह से हम गरीब हुए। Yes, that is, it ruined the handicraft and discouraged the textile industry. इसने क्या किया? Ruined, तुम्हें मालूम है जब तुमने हिस्ट्री पढ़ी तो सारे जुलाहे, इन सब का मुर्शिदाबाद तुम्हारे 8th की बुक में सब बना हुआ है, सब वहाँ जुलाहे आते तो सब खत्म कर दिया। It ruined the handicrafts and textile industry. अब इसके अलावा एक तो पहला काम ये हुआ कि हमारे लोकल सब जो हाथ के कला वाले थे वो हट गए। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज money is confined to few persons, 90% money few percent और 10% जो है वो 90%, थोड़े लोगों के पास ही सारी पूंजी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, समाजवाद कहता है सबके पास समान समान हो, सोशलिज्म, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए दूसरा क्या बताओ कि लार्ज पोर्शन ऑफ मनी किसके पास है? ऑफ मनी is in hand of few persons. Sir, हाँ, sir, child labor हो सकता है? Sir, book में लिखा है। अभी देखते हैं मतलब गरीबी के क्या क्या कारण, गरीबी की वजह से क्या होगा, वो तो गरीबी की वजह से चाइल्ड लेबर होगा। ये सब ये एक है कि गरीबी होने से क्या होगा, गरीब है फिर अपने बच्चों को काम करवाएंगे। गरीबी क्यों है? चाइल्ड लेबर की वजह से गरीबी नहीं है, हम ये कह रहे हैं गरीबी क्यों है, और गरीबी होने से क्या होगा? द रिजल्ट्स, द इम्पैक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, द चाइल्ड लेबर। खाने को नहीं होगा, बच्चों से भी लोग काम लें, वो इम्पैक्ट है। द आफ्टर कम्स ऑफ द आउटकम्स ऑफ दीज आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, देखो द नेक्स्ट वन, it is huge in lack of job opportunities. इसका क्या मतलब है? जॉब per year, whatever are the number of jobs created, the population increases manifold in comparison of that. जॉब 10 अगर आए तो 100 लोग अगर नए आ गए मैदान में तो क्या होगा? ठीक है, पर द नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड इज फार लेस देन द ग्रोथ इन या इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इस वजह से लोगों को काम नहीं मिल पाएगा। वैसे भी कितने 500 में एक सरकारी नौकर होता है, सबको जो पेमेंट दी जाएगी वो हमारे ही टैक्स से तो दी जाएगी। ये थोड़ी कि हर घर में एक सरकारी नौकर कर दो, तो क्या इतना लोगों का पैसा होगा उस घर का कमाई कि उसको टैक्स के रूप में 50,000 दिया जा सके? गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, इतने हो ही नहीं सकते गवर्नमेंट कर्मचारी। सो अब हम देखेंगे कि how the government can work for the removal of poverty. So government should work
फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी लाइन, कैसे किस दिशा में काम करना चाहिए भाई, क्या क्या करना चाहिए भाई, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, उस क्या करना चाहिए, पहला प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें बहुत सारी जो दूसरी कंपनी है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। प्रमोशन ऑफ हर्षिता, हमें गवर्नमेंट को सबको 5-5 हज़ार रुपये महीने बांट देना चाहिए कि उस 5,000 की सड़कें बनवा देनी चाहिए। 5,000 बांट देना चाहिए। पलक आपका क्या विचार है, उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा तो हर जगह से हर जगह का माइग्रेशन हो सकेगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा रहेगा, फास्ट ट्रेन होंगी तो कहीं से कहीं भी कोई जा सकेगा। और अगर हम पैसे जैसे और लोग, अभी दिल्ली भी कंगाल हो गया, अभी कल न्यूज़ आई कि उसने सबको जो फ्रीबीज और रेवड़ी बांट रहा था ना, अब लोगों को सैलरी देने का पैसा भी नहीं बचा। तो कुछ सरकारें ऐसा करी, वो बांटने में विश्वास करें अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, लेकिन क्या उससे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हो पाएगा? तुम टैक्स का पैसा लोगों में बांट दो, खुशी आ जाए उनके पास, लेकिन क्या उससे तुम कभी कुछ ठीक कर पाओगे? तो उसी पूंजी से तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, बनाएंगे उससे employment जो बन करने आएगा उनको अपने आप ही रोजगार मिल जाए। और दूसरी चीज, नेक्स्ट इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ऐसे जनरली न चलाओ, एंटी पॉवर्टी ठीक है, सबको राशन, जो गरीब हैं उनके ऊपर प्रोग्राम चलो, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ओके, नाउ अब जरा देखिए, आफ्टर 1980 द इकोनॉमिक ग्रोथ वाज वेरी फास्ट। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वाज वेरी, और 1991 में क्या हुआ? 1991 में हम लोगों ने पहला बर्गर खाया, ये लिबरलाइजेशन, बहुत उदारवाद मनमोहन सिंह की सरकार ने की। हमें पता ही नहीं था कि बाहर क्या क्या है। इंडिया में कोई भी कंपनी आ ही नहीं सकती थी। मनमोहन सरकार ने कहा ठीक है, जिसको आना है आओ, धड़ाधड़। यहाँ तो 1991 में तो ऐसा लगता था कि कंपनियां लोगों को ढूंढ रही, कुछ काम करना जानते हो आ जाओ हमारे साथ, ऐसा हालत। इतने एमएनसी आ गए, जिसको देखो सारी दुनिया से आ गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लैटिंग की कि इंडिया ने इतना अच्छा काम किया है, तो हमने सभी एमएनसी के लिए रास्ता खोल दिया। लोगों को एमएनसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था 1990 कि ये होती क्या है। फिर लोगों को पता चला मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन कहीं हो रहा है, उसकी असेंबली कहीं हो रही है, डिजाइन कहीं बन रहा है, कॉल सेंटर कहीं, इट इज़ एमएनसी। तो जो कई देशों में मिला के काम करती हैं, जहाँ चीप लेबर हो, जहाँ चीप इंजीनियरिंग हो, तो उसका एमएनसी कहते हैं। तो 1991 में हमारे यहाँ चाइना के हमने खिलौने भी देखे, बर्गर भी देखे मैकडॉनल्ड से 1991 में, ठीक है। तो वी वर एक्सपोज्ड टू इंजीनियरिंग एंड ऑल द साइंस ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया में साइंस फ्लो करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसको मिली? कौन सब इसके लिए? सो इट इज द एमएनसीज फॉर विच वी कैन हैट ऑफ। अब देखो, नाउ व्हाट इज, गवर्नमेंट ने जो नरेगा चलाई है, व्हाट इज इट? दैट इज महात्मा गांधी ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, that is MNREGA, that is मनरेगा। महात्मा गांधी का जी नहीं आया है, बस बाकी सब तुम बस उनके पास चले जाओ, हर एक शहर में
वहाँ पर आउटलेट्स हैं, 365 दिन होते हैं, 365 डेज। तुमको वो बोल देगा कि वहाँ पर चले जाओ, बोलो हम बाबूजी कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कुछ जानित नहीं हैं, ऐसे बोल दो, या कुछ भी तुम्हें आता है तो भी वो 100 दिन पकड़ेंगे, तुमको बोलेंगे कुदाल लो, यहाँ गड्ढा करो। अच्छा कर दिया, काम नहीं है तब भी तुम्हें काम देंगे। अगले दिन बोलेंगे अच्छा इस गड्ढे को करो, फिर परसों आओगे फिर गड्ढा करो। तुम 50 दिन गड्ढा करवाएंगे, 50 दिन भरवाएंगे, तुमको रोजगार दे देंगे। 100 दिन की रोजगार की गारंटी है, चाहे कुछ काम ना हो, वहीं तुम्हें बाहर बोलेंगे तुम लोग मिला के गड्ढा करो, अगले दिन भरवाएंगे फिर पूरा और पैसा पूरा। ये चीज तो सरकार ने क्या किया है, अगर तुमको 100 दिन का भी रोजगार मिला है तो एक दिन कमाओगे तो 3 दिन तो खा लोगे, भूखे तो नहीं मरोगे ना। इस चीज को बताएं, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए इट इज एम्प्लॉयमेंट गारंटी, कुछ भी ना आता हो, एक भी सर्टिफिकेट ना हो तो भी, अनस्किल्ड लेवल में, स्किल्ड हो तो भी, तब भी कुदाल पकड़ा नहीं। अब जरा देखिए NFWP, स्नेहा बिश्नोई, NFWP का फुल फॉर्म बताओ, बताइए। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज योजना। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, तो ये भी चलाया गया है। इसके अलावा REGP मयंक, बोलो। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। और जो वहाँ पर रूरल कॉन्ट्रैक्टर है वो उसकी फोटो लेगा, डेली मेल करेगा कि हमने इतना काम करा, ये देखो गड्ढा करा दिया, तो कहेंगे अच्छा भरवाने का फोटो दो। ऐसे नहीं कि फ्री में नहीं काम होगा। इसके अलावा ठीक है, poverty has certainly declined in India, but despite the progress, there is a large, ठीक है, gap, large way we have to follow to eradicate poverty। बात समझ आ गई? इतना ही रखिए।